हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम अध्याय 1 जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का टॉप 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम रोशन कुमार है और हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं। अभी मैं आपको एजुकेशन जॉन हसनपुर के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी दर्शकों का। और ये वीडियो आपके लिए इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी आपको भी मालूम है कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है और इस समय में ना बच्चे घबरा जाते हैं कि आखिर पढ़ना क्या है ना। अब देखिए, ये समय पूरे सिलेबस को पढ़ाने का नहीं, पूरे सिलेबस को दोहराने का है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग ऐसे पैटर्न अपनाएंगे जहाँ से हमें क्वेश्चन आने की संभावना हो, या हम एक चीज़ और कर सकते हैं, जो क्वेश्चन गैसेज होता है, यानी जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड बार बार रिपीट करते हैं या जिस पैटर्न का क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछते हैं उस तरह के क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको आज लेके आया हूँ आपके लिए 30 ऑब्जेक्टिव। इसमें हम लोग टॉप वीवीआई देखने वाले हैं जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, तो इसको मैंने 2 जगह से कवर किया है। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन बैंक पूरा कवर हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक के साथ ही आपका ना इसमें जो भी गैसेस मेरे द्वारा किया गया वो भी आपका शामिल है। तो इस वीडियो को ना शुरू से अंत तक जरूर देखिए। मैं 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं ना, तो आपको ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर 12th के बायोलॉजी का जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इससे ना एक ऑब्जेक्टिव भी आपसे नहीं छूटेगा। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। इसलिए वीडियो को ना शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए। और अगर इस पूरे वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए ना बाद में देखने के बाद, तो आप हमारे वीडियोस के ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे जस्ट वीडियो के नीचे आप क्लिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर पढ़ लीजिएगा। चलिए सबसे पहले ना हम एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन का मतलब क्या है। चलिए सबसे पहले दोस्तों आते हैं, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अध्याय 1 है जीवों में जनन, जिसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसमें टॉप 50 ऑब्जेक्टिव है। इसमें ना आज का हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। शरीर के बाहर जब निषेचन होता है तो उसे क्या कहते हैं। सबसे पहले समझिए थोड़ा सा निषेचन क्या है। देखिए, जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो इसी को निषेचन कहते हैं। इस दोनों को ना मिलने की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। अब मोटो ये है कि ये दोनों अगर शरीर के बाहर मिलते हैं तो उसे बाहरी निषेचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बाहरी निषेचन कहते हैं। लेकिन ये शरीर के अंदर मिलते हैं तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन को देखिए एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे। आंतरिक निषेचन जो होता है इसे इन विवो इंग्लिश में बोला जाता है, या इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी आप बोल सकते हैं। जबकि बाहरी निषेचन को इन विट्रो या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन पे आते हैं। पहला है शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, क्वेश्चन है उसका। ऑप्शन पहला है हमारा इन विट्रो मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दूसरा है इन विवो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और ये है दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले समझिए शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। या तो आप बाहरी निषेचन बोल सकते हैं, या इंग्लिश में इन विट्रो बोल सकते हैं, या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इन विट्रो होगा। याद रखिएगा, जब भी आपसे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, तो आप बोलिएगा इन विट्रो, या बाहरी निषेचन, या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है, अंडाणु का निषेचन डैश में होता है। मतलब ये जो अंडाणु, जो मादा के अंडाणु होते हैं, ये अंडाणु शुक्राणु से कहाँ पर मिलते हैं। मतलब मादा के जो प्रजनन तंत्र की अगर बात किया जाए, अगर आप लोग मादा का प्रजनन तंत्र बनाते हैं चित्र, तो आपको पता होगा कि उसमें ये क्या करेगा, निषेचन करेगा। अंडाणु शुक्राणु से मिलेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये अंडाणु निकलते हैं, है ना। अब देखो क्या होता है, ये अंडाणु तो यहाँ से निकलेंगे और शुक्राणु इधर से प्रवेश करेगा। ये दोनों जो होते हैं ना आपस में यहाँ पे मिलता है। कहाँ पे मिलता है?
इस एरिया में मिलता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया होता है ना, इसे अंडवाहिनी या फेलोपियन नलिका, या इसको आप निषेचन नलिका भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। निषेचन नलिका क्यों बोले? क्योंकि एग्जैक्ट यहीं पे निषेचन होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए योनि, गलत हो जाएगा, क्योंकि योनि ये वाला पोर्शन होता है तो यहाँ पे तो निषेचन, ये वाला पोर्शन योनि होता है तो यहाँ पे निषेचन हुआ ही नहीं। दूसरा गर्भाशय, तो ये वाला एरिया जो होता है ना उसे गर्भाशय कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ना यूट्रस कहते हैं, हिंदी में बच्चादानी भी कहते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा है अंडाशय, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अंडाशय वो जगह होता है जहाँ पे अंडा बनते हैं, और उस जगह पे निषेचन होगा तो एक शुक्राणु बहुत सारे अंडे से मिल जाएंगे और कई बच्चे का निर्माण हो जाएगा, तो ये भी नहीं हुआ। चलिए डी नंबर ऑप्शन है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी ही इसका सही आंसर होता है, क्योंकि अंडवाहिनी या निषेचन नलिका, इसे आप निषेचन, एक और नया नाम याद रखिएगा, निषेचन नलिका, निषेचन नलिका भी बोल सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। इसी में अंडाणु शुक्राणु आपस में मिलते हैं, तो मादा के शरीर में ना अंडाणु का निषेचन यहीं पर होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, उभयलिंगी प्राणी कौन है? देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत वीवीआई है, आप भी अगर पढ़े होइएगा तो आपको मालूम होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीवीआई, 2021 में भी पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया। उभयलिंगी, आप समझिए उभयलिंगी होता क्या है? लिंगी, लिंगी का मतलब क्या होता है दोस्तों समझिए, लिंगी का मतलब होता है लिंग। लिंगी का मतलब क्या होता है? लिंगी का मतलब होता है लिंग। अगर किसी जीव के पास लिंग एक है, लिंग एक है तो उसे एक लिंगी कहेंगे, लेकिन अगर किसी जीव के पास लिंग दो है तो उसे द्विलिंगी, उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहेंगे। या क्या कहेंगे? उभयलिंगी। एक लिंग होगा तो उसे क्या कहेंगे? एक लिंगी कहेंगे, है ना। अब देखिए सबसे बड़ी बात आपको समझना है क्वेश्चन का बिहेव। क्वेश्चन कह रहा है उभयलिंगी प्राणी कौन है, तो सिंपल सी अगर आपसे पूछ रहा है कि उभयलिंगी प्राणी कौन है तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलेंगे उभयलिंगी प्राणी जो है यहाँ पे कौन कौन है। देखिए ऐसा आपको इस चारों में से ना जीव का पकड़ना है जिसमें क्या हो, जिसमें आपको ना दोनों लिंग पाया जाता हो। जैसे मुर्गी को या मुर्गा को देखिए, उसमें क्या होता है? दोनों लिंग होता है? नहीं, मुर्गी मुर्गा दोनों अलग अलग होते हैं। अगर मुर्गी है तो उसका लिंग मादा होगा, अगर मुर्गा है तो उसका लिंग नर होगा। दूसरा ऑप्शन है सांप, सांप भी नर और मादा अलग अलग होते हैं, दोनों एक साथ नहीं होता है। फिर ऑप्शन है ए बी दोनों, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, और केंचुआ। अब आता है केंचुआ। देखिए केंचुआ ये ऐसा प्राणी है ना, इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है, और इसके पास ना दोनों लिंग होते हैं, नर और मादा, तो इसीलिए इसे बाइलिंगुअल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं या उभयलिंगी प्राणी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, केंचुआ। याद रखिएगा जब भी पूछेगा उभयलिंगी या द्विलिंगी प्राणी कौन है तो केंचुआ उभयलिंगी या द्विलिंगी प्राणी है। इसमें और भी जीव आते हैं, जैसे फीताक्रीम आ जाते हैं, जोंक आ जाते हैं, है ना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? अब देखिए कह रहा है उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी नहीं है मतलब एकलिंगी है, उभयलिंगी नहीं मतलब एकलिंगी, क्योंकि हम आपको बता दिए पहले ही लिंगी का मतलब क्या होता है? लिंग होता है ना। उभय का मतलब दो से एक से ज्यादा, दो होना चाहिए, उसे ही द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है उभयलिंगी नहीं है, तो हम देखिए फीताक्रीम द्विलिंगी है, अभी तुरंत बताए थे जस्ट। केंचुआ भी क्या है? द्विलिंगी है। घरेलू मक्खी भी क्या है? घरेलू मक्खी जो है ना दोस्तों, ये एक लिंगी है, क्योंकि इसके पास ना एक लिंग होता है, ये एक लिंगी है। ये क्या है? एक लिंगी प्राणी है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोंक भी क्या है? द्विलिंगी है। तो ये तीनों प्राणी जो होता है ना, ये तीनों प्राणी जो है आपका, ये तीनों प्राणी द्विलिंगी या उभयलिंगी में आ जाएगा, है ना। जबकि आपका ये जो घरेलू मक्खी है ये एक लिंगी प्राणी में आ जाएगा। याद रखिएगा घरेलू मक्खी एक लिंगी होता है, बाकी सारे जो हैं ये आपके द्विलिंगी होते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, या मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितना है। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, और हम दावे के साथ बोल सकते हैं 90% से ज्यादा स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में ना दिक्कत होता है। दिक्कत होने का लॉजिक क्या है समझिए, क्योंकि बच्चे को ना कंफ्यूजन हो जाता है कि सर युग्मकों कह रहा है, तो बच्चे आंख मूंद के लगा देते हैं, कभी कभी 23 कितना लगा देते हैं
23। नहीं, आपको बिहेव समझना है। देखिए, जब भी आपको युग्मक बोलेगा, क्या बोलेगा? युग्मक। तो आप समझिए, अगर मनुष्य है, अगर कोई मनुष्य की बात कर रहा है, अगर मनुष्य के युग्मक की बात कर रहा है, तो मनुष्य के युग्मक क्या हो सकते हैं? मनुष्य का दो तरह का युग्मक है। अगर मनुष्य नर है तो उसका युग्मक शुक्राणु हो सकता है। क्या हो सकता है? शुक्राणु। और शुक्राणु के पास जो केंद्रक होते हैं, इसके पास गुणसूत्र कितना होता है? 23 होता है। मनुष्य में मादा भी हो सकता है। अब मादा, महिला, इसका जो युग्मक होता है उसे हम लोग अंडाणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अंडाणु। और इसके अंडाणु में ना जो गुणसूत्र होते हैं वो भी क्या होते हैं? 23। तो देखो, सिंपल सी बात है, समझिए। अगर मानव युग्मक पूछता तो मानव के एक ही युग्मक के बारे में बताते, या तो नर के बारे में बताते या मादा के बारे में बताते। लेकिन यहाँ पे कह रहा है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या। तो मानव कितने प्रकार के जीव हैं? 2 प्रकार के, नर और मादा। आप खुद समझो। तो इसके युग्मक कितने? इसके युग्मक के गुणसूत्र कितने हो गए? 23। इसके युग्मक के कितने हो गए? 23। अब युग्मकों पूछा तो हम क्या करेंगे? 23 प्लस 23 को जोड़ देंगे। 23 नर है और 23 मादा है, तो दोनों मिला के बन जाएगा 46। तो युग्मकों में पूछेगा तो उसके लिए 46 आंसर देंगे। लेकिन अगर मनुष्य के युग्मक केवल युग्मक पूछा तो उसके लिए 23 आंसर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, युग्मकों मतलब नर और मादा दोनों के युग्मक की बात कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 46, है ना। देख लो, यहाँ पे 21 नहीं होगा, 23 नहीं होगा। अगर युग्मक, ये केवल एक युग्मक में होता है। ये क्या होता है? युग्मक में होता है। ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपको तो मालूम है कि 46 जोड़ी गुणसूत्र में ना 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या होता है? शरीर के विकास के लिए होता है। और एक जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को करने वाला ना यही क्वेश्चन है। इसलिए याद रखिएगा, अगर मनुष्य में युग्मकों, मानव या मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आपसे पूछता है तो आपको बोलना है 46। केवल युग्मक बोल रहा है तब आपको बोलना पड़ेगा 23। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है आज हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब वह क्या कहलाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 2014 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है। अब देखिए, एकल जीव कह रहा है, जब संतति का मतलब क्या? नया बच्चा, नया बेबी। एकल मतलब एक, है ना। जनक का मतलब उसको जन्म देने वाला। जब किसी एक जीव से नए जीव का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। जैसे आप पढ़े थे कि एक जीव है और एक जीव जब टूट के 2 नया जीव बनता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो ठीक वहीं पे क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो वो क्या कहलाता है? लैंगिक जनन नहीं होगा, क्योंकि लैंगिक में मतलब होता है लेने वाला। तो क्या लेने वाला होगा? युग्मक को लेने वाला होगा। जैसे अगर नर युग्मक है शुक्राणु तो उसको मादा युग्मक चाहिए, अब मादा युग्मक है तो उसको नर युग्मक चाहिए। तो लैंगिक जनन में नहीं होगा, लैंगिक जनन नहीं होगा, क्योंकि लैंगिक जनन में ना लेने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, युग्मक को लेने वाला। और लैंगिक का मतलब लेने वाला कोई नहीं होना चाहिए। एक अकेला जीव है ना, एक जीव इसके द्वारा नए जीव का निर्माण कर सकता है ना। एक जीव ही नया जीव बना देगा, तो उसी को ना, एक जीव जब नया जीव को बना देगा ना, तो उसके लिए अलैंगिक जनन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भी याद रखिएगा, जनन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जनन या प्रजनन का मतलब जो होता है ना, वो निर्माण होता है। क्या होता है? फॉर्मेशन या प्रोड्यूस, है ना, निर्माण। याद रखिएगा, ये जिसके पीछे लगेगा उसका निर्माण कर देगा। तो ये एकल, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो उसे क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा 124 शुक्राणु। देखिए 124 शुक्राणु, है ना, जो नर युग्मक होता है उसे शुक्राणु कहते हैं, है ना। ये नर का गैमेट्स होता है, इसके पास केंद्रक में ना गुणसूत्र 23 होते हैं। 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? ये भी क्वेश्चन 2018 में आपका पूछा गया है। याद रखिएगा, 31 अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तब जाके 124 शुक्राणु का निर्माण हो पाएगा।
याद रखिएगा 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। विरसन के अंदर, जो नर के अंदर में ना जो विरसन होते हैं, है ना, विरसन में एक विरसन को अगर आप देखेगा ना जूम करके, 101 विरसन में अगर 124 अर्धसूत्री विभाजन होगा, है ना, तब जाके 124 शुक्राणु का निर्माण हो पाएगा, है ना। याद रखिएगा 124 शुक्राणु का निर्माण करने के लिए कितना अर्धसूत्री विभाजन होना चाहिए, तो 31 अर्धसूत्री विभाजन होगा, तब जाके 124 शुक्राणु का निर्माण होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, अग्रपुंजक एक्रोसोम पाए जाते हैं। देखिए ये एक तरह का भाग है, जैसे आप शुक्राणु को देखते हो, शुक्राणु का जो होता है ना, ये आगे वाला जो हिस्सा होता है इसे ही अग्रपुंजक या एक्रोसोम कहते हैं, और ये शुक्राणु का भाग होता है। तो देखो इसमें क्या है, शुक्राणु में, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। अंडाणु नहीं, अंडाणु का है ही नहीं, इसका नहीं है, अंडाशय का नहीं है, युग्मनज का नहीं है। तो अग्रपुंजक या एक्रोसोम किसका भाग है, तो बोलेंगे शुक्राणु का अग्रभाग है। क्या है, अग्रभाग है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित, अगुणित क्या होता है आप पढ़े हैं दोस्तों, जिसके पास, देखिए अगुणित जिसके पास गुणसूत्र क्या हो, गुणसूत्र, जब किसी जीव के पास गुणसूत्र आधा हो, गुणसूत्र क्या हो, आधा हो, तो उसे अगुणित कहते हैं। लेकिन जब किसी जीव के पास गुणसूत्र दुगुना हो तो उसे द्विगुणित कहते हैं। गुणसूत्र क्या हो, गुणसूत्र पूरा हो, पूरा भी हो सकता है, तो उसे द्विगुणित बोलेंगे। देखिए आप समझिए, अगर कोई मनुष्य है ना, अगर कोई मनुष्य है तो इसके पास कितना गुणसूत्र है, 46, तो इसको कहेंगे द्विगुणित। इसको क्या कहेंगे, द्विगुणित। लेकिन इसके द्वारा जो युग्मक निकला, मान लो ये नर है, तो नर का जो युग्मक निकला, तो नर का जो युग्मक निकला है ना, लिख लेते हैं युग्मक, नर का जो युग्मक निकला शुक्राणु, तो शुक्राणु में गुणसूत्र क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी इसके पास था, जीव के पास था 46, तो इसके पास हो गया 23, तो यानी युग्मक में गुणसूत्र आधा हो गया। देखिए अब कह रहा है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, तो आप समझिएगा, अगर मादा युग्मक नर युग्मक के पास कितना गुणसूत्र है, 23, मादा युग्मक के पास कितना गुणसूत्र है, 23। अब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, ये जो दोनों आपस में, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे, तो इसका केंद्रक इसके पास चला जाएगा। अब अंडाणु के पास देखिए कितना केंद्रक हो गया, 2 केंद्रक। इसका तो था ही, इसका भी केंद्रक ले लिया, तो 23 इसमें था, 23 इसमें था, तो 23 कितना पुर गया, 46। अब ये निषेचन के बाद जो संरचना बनता है ना, उसे कहते हैं युग्मनज। उसे क्या कहते हैं, युग्मनज। तो निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, देखिए अंडा के पास आधा गुण है, तो इसे अगुणित कह सकते हैं, लेकिन द्विगुणित नहीं बोलेंगे। शुक्राणु, इसको भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि शुक्राणु के पास भी गुणसूत्र कितना है, 23 है, तो ये भी अगुणित है। हाँ, युग्मनज को बोल सकते हैं, क्योंकि युग्मनज में क्या है दोस्तों, युग्मनज जब अंडा और शुक्राणु आपस में मिलता है तो द्विगुणित संरचना बनाता है, यानी केंद्रक की संख्या 2 हो जाती है, 23 + 23 जाके 46 बना लेता है, तो युग्मनज आपका क्या हो जाएगा, द्विगुणित संरचना हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। जब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिएगा विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। ये भी क्वेश्चन 2023 में आपका पूछा गया है। इस क्वेश्चन में ना आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन का बिहेव थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। विनिमय के कारण भी हो सकता है। देखिए विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर कब होती है, तो विनिमय के कारण भी हो सकता है, स्वतंत्र संकलन के कारण भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन मतलब क्या समझे थे कि जब कोई एक जीव था, ये 2 बराबर खंड में टूटकर जब नए जीव बना रहा था, तो उसी को क्या कह रहे थे, द्विखंडन। जब एक जीव टूट के 2 भाग में बढ़ जाएगा उसे द्विखंडन कहेंगे। और ऐसा क्रिया अमीबा में हो रहा था, पैरामीशियम में हो रहा था, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर, क्योंकि ए बी दोनों यानी अमीबा और पैरामीशियम में ही क्या होता है, द्विखंडन होता है। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन, यहाँ पे द्विखंडन होता है। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है ना। आप याद रखिएगा
अनुदैर्घ्य विखंडन कैसा होता है? अनुदैर्घ्य विखंडन होता है पैरामीशियम में, है ना। क्वेश्चन नंबर चलिए 13 पे चलते हैं। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अगुणित संरचना है? अगुणित मतलब समझे थे ना, जिसके पास गुणसूत्र आधा होगा उसे अगुणित कहेंगे, जिसके पास गुणसूत्र पूरा होगा, है ना, उसे द्विगुणित कहेंगे। तो यहाँ पे युग्मनज के पास आप क्या गुणसूत्र पूरा है या आधा है? पूरा है सर, क्योंकि युग्मनज के पास केंद्रक कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक के पास 23 होता है और एक के पास 23 होता है, दोनों मिला के बनाता है 46। तो ये कैसा संरचना हो गया? ये हो गया द्विगुणित संरचना। तो युग्मनज इसका आंसर होगा? नहीं होगा, युग्मनज नहीं होगा। अब देखिए अंडाणु, आप पढ़े थे अंडाणु, अंडाणु मादा का युग्मक है, तो इसके बीच में एक केंद्रक है, तो एक केंद्रक में गुणसूत्र कितना? 23। तो ये बेचारा क्या हो जाएगा? अगुणित हो जाएगा। अब युग्मक, युग्मक का मतलब होता है गैमीट। युग्मक का मतलब क्या होता है? गैमीट। जैसे नर युग्मक नर युग्मक अंडाणु, मादा युग्मक शुक्राणु। तो ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो इसके लिए नीचे में दिया हुआ है बी और सी दोनों, तो बी और सी दोनों इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, ये आंसर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है? ये भी क्वेश्चन 2023 में, जितना भी आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं ना, सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और 100% गारंटी दे रहे हैं कि अगर ये पूरा 30 का 30 क्वेश्चन आप याद रखते हैं ना, तो पहला चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, 100% गारंटी है। अब देखिए, जब नर और मादा दोनों देखने में अलग लगे ना, अलग लगे, तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए समलिंगता नहीं, ये भी गलत है। यौन द्विरूपता, जी हाँ बिल्कुल ये सही है। नर और मादा में अंतर किसके कारण होता है? यौन द्विरूपता के कारण होता है ना। तो याद रखिएगा, यौन द्विरूपता के कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यौन द्विरूपता, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु के अंदर जब आप पढ़े होइएगा ना, तो गुरु बीजाणु जो होता है उसके अंदर एक मात्र कोशिका होता है और ये मात्र कोशिका ना कुछ बनाता है। ये क्या बनाएगा? गुरु बीजाणु धानी नहीं, क्योंकि ये गुरु बीजाणु धानी में पाया ही जाता है। गुरु बीजाणु धानी में ये क्या होता है? पाया जाता है। ये चालान तो अलग चीज हो गया, ये होवे नहीं करता है। लघु बीजाणु का संबंध किससे हो गया? लघु बीजाणु धानी से हो गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा क्या? तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या बनाता है? तो गुरु बीजाणु बनाता है। क्या बनाता है? गुरु बीजाणु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु बीजाणु। याद रखेंगे क्या हो जाएगा? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाता है गुरु बीजाणु, जो कि मादा पुष्प का भाग होता है। क्या होता है? पुष्प का मादा भाग होता है। चलिए मतलब मादा युग्मक भी बोल सकते हैं पौधे का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं दोस्तों। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, मतलब गुणसूत्र के बारे में ही पूछ रहा है। तो n नहीं होता है, 2n भी नहीं होता है, 3n होता है। कितना होता है? 3n होता है। याद रखेंगे भ्रूणपोष में जो क्रोमोसोम होते हैं ना, वो 3n होते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होते हैं तो इनका लार्वा कौन खाता है? ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। इसमें शहद, प्राग, रॉयल जेली, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉयल जेली जो होता है इनके लार्वा को खाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, निम्नलिखित किसमें पादप का अगुणित होता है? अगुणित का मतलब अभी जस्ट हम लोग देखे थे, जिसके पास गुणसूत्र का हो आधा हो, तो सहवाल भी हो जाएगा, कवक भी हो जाएगा, बायोफाइटा भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो इनमें से सभी यानी सब हो जाएगा। इस सब का पादप का क्या होता है? अगुणित होता है। सब के पास गुणसूत्र आधा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक देखिए अभी तुरंत हम बताए थे कि अगर कोई जीव है दुनिया में, मनुष्य की ही बात करें या कोई भी जीव की बात करें, तो इसके जो युग्मक निकलेंगे ना, इनके जो युग्मक निकलेंगे, इनका गुणसूत्र कितना है? 2n है। ये अपने 46 वाले अगर जीव हैं तो ये अपना युग्मक हमेशा क्या होता है? अगुणित होता है। याद रखिएगा, युग्मक हमेशा दुनिया में किसी भी जीव का शरीर द्विगुणित होता है और उसके द्वारा निकलने वाला युग्मक हमेशा अगुणित होता है। तो युग्मक इसका क्या होगा? अगुणित होगा, क्योंकि उसके पास गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? आधा हो जाते हैं ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, कह रहा हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा कि पॉलीपेप्टाइड होगा कि नली। अब देखिए
इसमें ना आपको समझना होगा हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, जिसमें एक जीव का गुण हो, जिसमें क्या हो, एक जीव का। अगर नर युग्मक है तो केवल नर का गुण होगा, मादा युग्मक है तो केवल मादा का गुण होगा। तो इसीलिए ना जो भी युग्मक होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हैप्लॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हैप्लॉइड, क्योंकि उसमें ना एक ही जीव का गुण होता है। अगर मान लीजिए कोई नर जीव है तो उस नर युग्मक है तो केवल नर का गुण होगा, इसीलिए युग्मक को ना हैप्लॉइड कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है दोस्तों, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है? देखिए, ईस्ट और हाइड्रा आपको याद है, इसके क्या होते हैं, साइड से कलिका विकसित होते हैं, यानी मूल बड निकलते हैं और वही बाद में विकसित होकर टूट के नया पौधा का निर्माण कर लेता है, तो उसे क्या कहेंगे, मुकुलन। तो ईस्ट में किसके द्वारा होता है? ईस्ट और हाइड्रा दोनों के लिए प्रजनन की विधि पूछेगा तो मुकुलन इज द बेस्ट इसका आंसर है, यही याद भी रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए नर युग्मक अगर हम लोग बात करें तो नर युग्मक क्या है? शुक्राणु है, शुक्राणु है। अब कह रहा है नर युग्मक, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है या युग्मनज बनाता है? आप कहानी समझ सकते हैं। अब देखिए इसके पास जो अंडाणु है ना, ये मान लेते हैं अंडाणु है, मादा युग्मक है, तो ये क्या करता है, भ्रूणपोष या युग्मनज तभी बना सकता है जब इसके पास दो केंद्रक हो। कितना केंद्रक हो? दो केंद्रक हो। अब देखिए एक केंद्रक तो इसके पास है, एक केंद्रक इसके पास है ना, यहाँ पे एक केंद्रक इसके पास, एक केंद्रक इसके पास। तो जब ये दोनों केंद्रक आपस में मिलेंगे ना, तब जाकर नए भ्रूणपोष या नए जीव का निर्माण हो जाएगा। तो ये प्राथमिक अगर केंद्रक इसको मानते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय केंद्रक हो जाएगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नर युग्मक किससे संयोजन करता है? तो द्वितीय केंद्रक से करता है। किससे करता है? द्वितीय केंद्रक से करता है ना। और निषेचित अंडे नहीं होंगे, है ना, कोशिका सहायक नहीं होगा, अंडाशय भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय केंद्रक हो जाएगा। याद रखेंगे, एक केंद्रक इनके पास खुद का होता है, एक केंद्रक किसी और से लेता है। दोनों जब आपस में मिलते हैं तभी भ्रूणपोष या युग्मनज का निर्माण होता है। पूरा कहानी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं दोस्तों 22 पे। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी मतलब मनुष्य की ही बात कर रहा है ना। मनुष्य के अगर आप शुक्राणु, मनुष्य के जो नर होते हैं ना, इनके युग्मक जो होते हैं, इनके युग्मक क्या होते हैं? इनके युग्मक शुक्राणु होते हैं। और शुक्राणु का जब आप ये मिडिल वाला भाग देखिएगा ना दोस्तों, यहाँ पे पेंसिल के जैसा संरचना होता है, यहाँ पे पेंसिल के जैसा संरचना होता है, जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जिसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और यह माइटोकॉन्ड्रिया ना शुक्राणु को एनर्जी देता है ट्रेवलिंग के लिए, चलने के लिए, आगे भागने के लिए। तो पूछेगा स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो केंद्रक नहीं होगा, रसधानी नहीं होगा, सेंट्रल सोम नहीं होगा, इसमें हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एकलिंगी प्राणी? एकलिंगी का मतलब हम पहले ही बता दिए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार इंपोर्टेंट। एकलिंगी मतलब वैसा जीव जिसके पास एक लिंग हो, या तो नर हो या मादा हो, उसे एकलिंगी कहते हैं। जब एक लिंग नर और मादा दोनों एक साथ होगा ना, तो उसे द्विलिंगी कहेंगे। जैसे देखिए सरसों एक पौधा है, इसमें ना दोनों लिंग होते हैं। इसमें कितना लिंग होता है? दोनों लिंग होता है। गुड़हल, इसमें भी दोनों लिंग होते हैं। पपीता, ये एक ऐसा पौधा है ना जिसके पास एक लिंग है। क्या है? एक लिंग है। और इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, पपीता जो होते हैं ना, एक लिंगी होते हैं। पपीता क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। सरसों और गुड़हल की बात किया जाएगा तो दोनों क्या है? दोनों द्विलिंगी हैं। क्या है? द्विलिंगी है। तो इसका एक लिंगी की बात करेंगे तो पपीता हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निषेचन क्या है? अभी तुरंत बताए थे, जब ये शुक्राणु और ये अंडाणु आपस में मिलेंगे तो दो केंद्रक, एक केंद्रक के बजाय दो केंद्रक हो जाएंगे। और दोनों केंद्रक जब मिलेंगे, यानी शुक्राणु अंडाणु मिला, तो इसी मिलने की क्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। और निषेचन के बाद ये दो केंद्रक वाला चीज बनता है, इसको कहते हैं युग्मनज। इसको क्या कहते हैं? युग्मनज। तो आप देखिए ना, अंडा तथा नर न्यूक्लियस से मिलता है ना बेचारा। देखिए ना, ये अंडाणु, ये शुक्राणु इसे मिलने जाता है ना, तो ये अपने दीवार को तोड़कर इसका केंद्रक खींच लेता है, इसका केवल केंद्रक खींच लेता है।
इसको ऐसे ही सटले छोड़ देता है, इसको भगा देता है, कहता है भागो, है ना। तो देखिए निषेचन क्या है, अंड तथा अंड, देखिए अंड तथा नर न्यूक्लियस, देखिए इसका न्यूक्लियस और अंडा, ये पूरा अंडा भाग लेगा ही लेगा, लेकिन इसका केवल न्यूक्लियस भाग लेगा, तो इसलिए बोला गया अंड तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। संयोजन का मतलब होता है मिलना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुबुआ, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 24 का ए आंसर जो है राइट हो जाएगा। अंड तथा नर न्यूक्लियस का मिलना ही निषेचन कहलाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं दोस्तों। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं। गैमीट निर्माण, ये भी क्वेश्चन 2012 में पूछा गया। गैमीट निर्माण को ना गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। जैसे शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन, हिंदी में वही क्वेश्चन को इंग्लिश में डाल दिया है कि गैमीट बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो गैमीटोजेनेसिस, है ना। चलिए आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन है शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। यह भी क्वेश्चन 2015 में आपका पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट है। शुक्राणु जनन जो क्रिया होता है ना दोस्तों, वो नर के शरीर में बिरसन में होता है। किसमें होता है, बिरसन में होता है। और बिरसन के अंदर की बात करिएगा ना, तो एक बिरसन के अंदर में देखिएगा तो 250 से 300 पाली होता है। कितना पाली होता है, 250 से 300। इनके एक पाली में ना 2 से 3 शुक्र जनक नलिका होता है। इसके शुक्र जनक, इसके जो अंदर ना शुक्र जनक नलिका है, ये शुक्र जनक नलिका में ही सेटोली कोशिका और भी कोशिका होता है। इसके अंदर में ना LH हार्मोन मदद करता है शुक्राणु नियंत्रण करने के लिए, कि शुक्राणु ना तो ज्यादा बनाए ना तो कम बनाए। ये पूरा कहानी इसका होता है। तो शुक्राणु जनन के लिए हार्मोन पूछेगा, कौन नियंत्रण करता है, कौन हार्मोन करता है, LH हार्मोन यानी लुइटिंग हार्मोन नियंत्रण करता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अंड पर्जक है। अंड पर्जक का मतलब होता है प्राणी, मतलब जो जन्म दे रहा है ना। अंड का मतलब अपने जन्म, बच्चे के जन्म के रूप में अंडा देगा, उसे अंड पर्जक कहेंगे। जैसे मुर्गी को देखें, मुर्गी भी क्या देती है, अंडा देती है। सांप भी क्या देती है, अंडा देती है। मगरमच्छ भी क्या देता है, अंडा देता है। तो इनमें से सही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सब अपने बच्चे के रूप में क्या देता है, पहले अंडा देगा, अंडा फूटेगा तो उससे फिर बचवा उसका बाहर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, द्वि निषेचन की खोज किसने की थी। द्वि निषेचन का खोज जो है ना, यहाँ पे नवास्ची नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, जीरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जीरेंटोलॉजी में ना एंजीन्स का अध्ययन किया जाता है, याद रखेंगे, है ना। जीरेंटोलॉजी में एंजीन्स का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन आज हमारा है इस वीडियो का, है ना, जिसमें 30 नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर का भी लास्ट मानिए। और ये सारे आपको चाहिए अगर PDF, तो आप हमारे वीडियोस के ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें केवल एक बार अपने पूरे जीवन काल में पुष्प खिलते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए कि पौधे दो तरह के होते हैं, एक फलनी बहुफलनी। जो अपने जीवन काल में एक बार फल देता है ना, उसे एक फलनी या मोनोकार्पिक कहते हैं। जो पौधे अपने पूरे जीवन काल में ना बहुत बार फल देते हैं, उसे बहुफलनी या पॉलीकार्पिक कहते हैं। तो यहाँ पे एक बार अपने जीवन काल में पुष्प दे रहा है, मतलब एक फलनी। तो एक फलनी का यहाँ पे एग्जांपल देखिए, बांस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बांस एक फलनी का हो जाएगा। बाकी आम भी देखते हैं हर सीजन में तोड़ते हैं, लीची भी हर सीजन में तोड़ते हैं, जामुन भी हर सीजन में खाते हैं। तो ये तीनों हो जाएगा बहुफलनी का एग्जाम्पल, ये हो जाएगा एक फलनी का एग्जाम्पल, मतलब पूरे जीवन में ना एक बार देने वाले फल का उदाहरण हो जाएगा। तो ये बांस इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।